हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आपको आज हिंदी की तीसरी क्लास यानी वर्णमाला में आज हमारी तीसरी क्लास है। तो देखिए, मैंने वर्णमाला में 2 क्लास करा चुका हूं। आज हमारी तीसरी क्लास में देखिए कौन सा चैप्टर चल रहा था, वर्णमाला। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, बिल्कुल एक एक पॉइंट कोई भी छूट नहीं जाना चाहिए। नोट डाउन करते चलना बराबर। क्लियर है? चलो एक बार मैं दोबारा से रिपीट भी करा देता हूं इसको, बाकी आपने ये चीज पढ़ रखी है, ठीक है। देखिए वर्णमाला, वर्णमाला को कै सेशनों में बांटा गया है? 5। कितने में? 5 में। नंबर 1 वर्ण के भेद, नंबर 2 वर्णों का उच्चारण स्थान, नंबर 3 वर्ण विन्यास या वर्ण संयोग, नंबर 4 हिंदी शब्दकोश में वर्ण व शब्दों का स्थान, और नंबर 5 प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। क्लियर? इससे आगे मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्ण, अक्षर और ध्वनि, इनमें क्या अंतर है। वर्ण वो होती है जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सके, वर्ण कहलाते हैं। अक्षर जिसे नष्ट ना किया जा सके। ध्वनि प्रत्येक वर्ण में एक निश्चित आवाज होती है जो ध्वनि कहलाती है। ध्वनि जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। और मौखिक क्या है? मौखिक इकाई क्या है? अक्षर। तो ध्वनि, वर्ण और अक्षर, बात समझ में आ गई? ये मैं आपको पहले भी समझा चुका था। ये मैंने आपको बताया था कि बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में मैंने आपको लिखवा चुका। एक बार फिर याद कर लें। ध्वनि से बड़ा क्रम होता वर्ण, और वर्ण से आगे अक्षर, अक्षर से बड़ा शब्द को शब्दांश, शब्दांश से बड़ा शब्द, शब्द से बड़ा होता पद, और पद से बड़ा होता है पदबंध, और पदबंध से बड़ा होता है वाक्यांश। वाक्यांश का दूसरा नाम ही उपवाक्य, और उपवाक्य से बड़ा होता है वाक्य, वाक्य से बड़ा होता है अनुच्छेद, अनुच्छेद से बड़ा होता है अध्याय, अध्याय से बड़ा होता है रचना, रचना से बड़ा ग्रंथ, ग्रंथ से बड़ा काव्य पुस्तक, और पुस्तक से बड़ा काव्य, काव्य से बड़ा महाकाव्य। तो एग्जाम में आपसे इनमें से कुछ भी पूछा सकता है, कह सकता है बताइए इन्हें क्रम में लगाइए, इनमें से 4-5 शब्द उठाकर रख देगा और कहेगा आप क्रम में लगाइए। तो प्रिय विद्यार्थियों साथियों, आप इनको बिल्कुल याद कर लेना और आपको फिर क्रम में लगाने आ जाएंगे। क्लियर है? वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के तो 3 ही भेद होते हैं। एक होते हैं स्वर वर्ण, एक होते हैं व्यंजन वर्ण, और एक होते हैं अयोगवाह वर्ण। कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के तो 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता से किया जाए स्वर वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक किया जाता है स्वर वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्ण, स्वर वर्ण में यानी स्वर वर्णों की हिंदी में संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों? 11। संस्कृत में कितनी होती है? 13। अब जो हिंदी में है स्वर वर्ण, वो कहां से कहां तक है? आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहां से यहां तक, ऐसे लेकर ओ तलक।
ए आ छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि यानी रे पे ऋषि, ऐ पे एडी, ऐ पे ऐनक, ओ पे ओखली, ओ पे औरत। ये 11 अक्षर होते हैं जो स्वर वर्ण कहलाते हैं। इनमें हिंदियों की संख्या में कितनी होती है? इनकी संख्या 11 है, लेकिन संस्कृत में होते हैं 13। संस्कृत में 13 कौन से होते हैं? तो 12वां अक्षर होता है ये तो एक ऋषि लिख रखा, ये तो यहां काउंटिंग हो गई, तो 12वां फिर कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा बड़ा रीछा, ये वाला, जैसे हम रीछा लिखने में प्रयोग करते हैं, रीछा, क्लियर। और इसका तो हम प्रयोग करते हैं जैसे हम ऋषि लिखते हैं, क्लियर। बात करें इसकी, जैसे हम कृपाण लिखने लग जाएं, कृपाण, तो ये वाला होता, ये संस्कृत में यूज होते हैं। जैसे मैं कहने लग जाऊं त्राण, देखिए, क्लियर। इससे आगे देखिए, तो 12वां और 13वां, क्लियर। संस्कृत में कितने होते हैं? 13। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। इससे आगे स्वर वर्ण के भेद, तो स्वर वर्ण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। नंबर एक मात्रा, उच्चारण या समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो वहां भी भेद होते हैं। कितने प्रिय विद्यार्थियों? 3। कितने होते हैं? 3। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। तो देखिए, ह्रस्व स्वर, इसी का दूसरा नाम लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर, क्लियर है। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। नंबर 1 हो गया ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, इसे बड़े स्वर, द्विमात्रिक स्वर, संधि या संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो दीर्घ मात्रिक स्वर में कितनी संख्या होती है प्रिय विद्यार्थियों? 7। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। तो नंबर 3 पर देखिए प्लुत स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का ही अगला नाम है विशाल स्वर, त्रिमात्रिक स्वर, पवित्र स्वर, क्लियर। फिर एक बार और ध्यान दें, मात्रा, उच्चारण या समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर, ठीक है। इसमें जितना समय लगता है, यानी जैसे हम बोले ए, जितना भी समय लगा उससे डबल समय या 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में। आ, इसमें जितना समय लगा उससे 2 गुना, जितना समय ह्रस्व स्वर में लगता है उससे 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वर में। जैसे बोले ओम, क्या? ओम, तो इससे 2 गुना समय इसमें, इससे 3 गुना समय इसमें, क्लियर। तो मात्रा, उच्चारण या समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7, क्लियर। लेकिन अगर हम बात करें जो स्वर वर्ण के कितने भेद बताए थे? 4। नंबर 1 तो हो गया ये, नंबर 2 देखिए, ये जो है दीर्घ स्वर या बड़े स्वर या संधि स्वर या संयुक्त स्वर, इसमें जो 7 अक्षर होते हैं उन 7 में 3 होते हैं सजातीय स्वर, 4 होते हैं विजातीय स्वर। तो सजातीय स्वर और विजातीय स्वर आप देख लीजिए। देखिए, संयुक्त स्वर या संधि स्वर, इनमें स्वर जातीय कितने होते हैं? सजातीय स्वर होते हैं 3। जैसे कि आ किससे मिलकर बना है? इनसे। ई किससे मिलकर बना है? इनसे। ऊ किससे मिलकर बना है? इनसे।
जो दो समान एक से अक्षर होते हैं उनसे मिलकर जो बड़ा अक्षर बना है इन्हें ही स्वर सजातीय स्वर कहते हैं। विजातीय जब अलग अलग से बने होते हैं, जैसे कि देखिए विजातीय स्वर या विषम जातीय स्वर, इनकी संख्या कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों? 4। जैसे कि ए बड़ा ए ओ बड़ा ओ, ए प्लस ई से मिलकर क्या बनता? ए प्लस ए से मिलकर क्या बनता? ए ओ, ए प्लस ऊ से ओ बनता है ए प्लस ओ से। तो ये कितने हैं? 4। विजातीय स्वर या विषम जातीय स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। क्लियर? नंबर 2, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? एक तो हो गया मात्रा उच्चारण या समय के आधार पर, नंबर 2 ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के मतलब जो स्वर वर्ण बोलते हैं, स्वर अक्षर बोलते हैं, उनको बोलने में ओष्ठाकृति यानी होठ की क्या आकृति होती है। तो ओष्ठाकृति के आधार पर 2 भेद होते हैं, नंबर 1 वृत्ताकार, नंबर 2 अवृत्ताकार। नंबर 1 वृत्ताकार, नंबर 2 अवृत्ताकार। तो वृत्ताकारों की संख्या होती है 4, अवृत्ताकारों की संख्या होती है 7। देखिए इन्हें बोलने में होठ वृत्त हो जाएंगे गोल। ऊ देखो मेरे होठ देखो गोल हो गए, गोल। ऊ ओ तो गोल हो गए। इन्हें बोलने में वृत्ताकार यानी इन अक्षरों को बोलने में, इन वर्डों को बोलने में होठ गोल नहीं होंगे। देखो ए क्या गोल हुए? आ गोल हुए क्या? ई गोल हुए? नहीं हुए। तो ये अवृत्ताकार है और ये वृत्ताकार है। चले आगे। जीवा या जीभ की आकृति के आधार पर भी स्वर के 3 भेद होते हैं। जीवा या जीभ के आधार पर तो कितने भेद होते हैं? 3। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर। क्लियर? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर। जैसे कि अग्र स्वर जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। तो जीभ के अगले हिस्से से कितने अक्षर बोले जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? 5। जीभ के मध्य हिस्से से कौन सा अक्षर, कितने अक्षर बोले जाते हैं? 1। 5 और 1 6, टोटल 11 होते हैं। कितने बचे? 5। तो जीभ के पिछले हिस्से से कितने अक्षर बोले जाते हैं? 5। छोटी ई, बड़ी ई, रे पे ऋषि, ऐ पे एडी, आई पे नक। बोल के देख लिए। ई ऋषि, ए जीभ के अगले हिस्से पर जोर पड़ रहा, दबाव पड़ रहा। आ तो बोल के देखिए ए तो जीभ के मध्य वाले हिस्से से। आ अब आप बोलिए, रिपीट कीजिए। आ बोलना आ तो जीभ के पिछले हिस्से से आवाज निकल रही है। आवाज तो मुंह से निकल रही है लेकिन जोर जो पड़ रहा है जीभ पर वो पिछले हिस्से पर दबाव पड़ रहा, तो इसलिए पक्ष स्वर। नंबर 3 मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर भी स्वर के 4 भेद होते हैं। समृत स्वर, विवृत स्वर, अर्धसमृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। तो समृत स्वर होते हैं ये 5 अक्षर, विवृत स्वर होता है ये 1, अर्धसमृत होते हैं 3, अर्धविवृत होता, अर्धविवृत है ये, ठीक, अर्धविवृत स्वर 2। क्लियर? जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है, जिनको बोलने में मुंह ज्यादा खुलता है, समृत स्वर, और जिनको बोलने में कम मुंह खुलता है उन्हें ज्यादा खुलता है विवृत और कम खुलता है समृत। जैसे देखिए ई ऊ
अब इससे ज्यादा आ तो बोलने में मुंह ज्यादा खुला, तो जिसको बोलने में ज्यादा मुंह खुलता है उसे बोलते हैं विवृत स्वर, जिसे बोलने में कम खुलता है उसे बोलते हैं समृत स्वर। और समृत स्वर से कुछ कम और बोलता है अर्ध समृत में, विवृत से कुछ और कम होता है अर्ध विवृत में। क्लियर? तो आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर इसी तरीके से क्वेश्चन पुटअप करेगा कि बताइए इनमें से कौन सा स्वर समृत स्वर है। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से कोई से एक उठाकर रख देगा। क्लियर है ना? समृत, मुख का कम खुलना समृत कहलाता, विवृत मुख का ज्यादा खुलना विवृत कहलाता। व्यंजन के भेद, मूल भेद तो 3 होते हैं, अगर कुल नाम आ जाए तो 5। क्वेश्चन आ जाए व्यंजन के मूल भेद 3, व्यंजन के कुल भेद 5। नंबर 1 स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, ये शुरू के 3 आते हैं मूल भेद में, लास्ट के 2 आते हैं कुल में। क्लियर? अगर आ जाए व्यंजन के मूल भेद कितने होते हैं तो आपको जवाब देना 3। कौन कौन से? स्पर्श, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और अगर आ जाए व्यंजन के कुल कितने भेद होते हैं तो 5, फिर इन 2 को भी लगा देते हैं। क्लियर? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? 25, जो क वर्ग से लेकर मैं वर्ग तक होते हैं, जिसको आपने एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा होगा कछट तक। क्लियर? नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को संख्या कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों? 4, ये, रे, ले और वे। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन को ऊष्माण व्यंजन भी कहते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, और इन्हें संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तीनों से और है, कितने वर्ड हो गए? 4। नंबर 4 संयुक्त या जटिल व्यंजन, इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4। ये गलत लिख रहा है, आप इसे लिख दीजिए उक्षिप्त, उक्षिप्त या ताड़नजात वर्ण, इनकी संख्या कितनी होती है? उक्षिप्त या ताड़नजात वर्ण कितनी होती है? 2। कौन कौन सी? डे और एक डे। कितनी संख्या होती है? 2। तो आप देखिए 25, 4 29, 4 33, 4 37 और 2 39। कितने हो गए? 39 हो गए। 39 तो ये हो गए। 13 मैंने आपको स्वर बताए थे, तो टोटल अक्षर कितने हो गए? हो गए 52। क्लियर है? हो गए 52। चले तो आगे ए योग वा, ये मैं आपको समझा चुका था, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज कराऊं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। ए योग वह वर्ण, जिन वर्णों का योग, ना तो जिन वर्णों का प्रयोग ना तो स्वर वर्ण में और ना ही व्यंजन में हुआ हो, उन्हें ए योग वा वर्ण कहा जाता है। ये एक प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग वर्णों के साथ किया जाता है। तो ए योग वाह का जो प्रयोग होता है ना तो स्वर वर्ण के साथ किया जाता है, ना ही व्यंजन के साथ। ए योग वाह जो है एक प्रकार के चिन्ह होते हैं। और अगर आ जाए ए योग वाह के कितने चिन्ह होते हैं? तो 4 चिन्ह होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, हलंत और अनुस्वार, विसर्ग, हलंत। कितने चिन्ह होते हैं? 4। नंबर 1 अनुस्वार, देखिए। नंबर 2 अनुस्वार, नंबर 2 विसर्ग, नंबर 3 अनुस्वार, विसर्ग, हलंत,
हलंत। नंबर चार, तो नंबर 4 हमारा अर्धचंद बिंदु। क्या? अर्धचंद बिंदु। ठीक है, इनके चारों चिन्ह आप जानते हैं। अनुस्वार का चिन्ह होता है ये वाला, जैसे आप संसार लिखने में या मयंक लिखने में यूज करते हैं। विसर्ग का चिन्ह होता है जैसे आप प्रातः लिखने में यूज करते हैं, चिन्ह होता है ये वाला। पुनः लिखने लग जाओ तो ये वाला। हलंत जैसे आप मिट्टी लिखते हैं, ठीक है, या कोई भी XYZ कोई भी शब्द लिख सकते हो। वरण लिखते हैं, इसको जो यूज कर देते हैं। क्लियर? और अर्धचंद बिंदु जैसे आप आंख लिखते हैं, मुंह लिखने लग जाएं, दांत लिखने लग जाएं, अर्धचंद बिंदु का चिन्ह है। इससे आगे चले, मूल अयोगवह। तो मूल अयोगवह तो 2 ही होते हैं, 1 और 2। अयोगवह के 4 प्रकार के चिन्ह होते हैं। नंबर 1, अयोगवह चिन्ह, शब्दों का प्रयोग। अब कितने प्रकार के चिन्ह होते हैं? 4। अब आप देख लीजिए 4 कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1, अनुस्वार, ये वाला होता। हम इन शब्द लिखने में प्रयोग किया, संसार, स्वयं, मयंक, संजय, अंकित, अंक। तो ये जो लगा हुआ है अंक की बिंदी, ये ही अनुस्वार है। ठीक है। विसर्ग, नंबर 2 विसर्ग। विसर्ग होता ये चिन्ह होता, प्राय, प्रातः, पुनः, अतः। नंबर 3 हलंत। हलंत का चिन्ह होता है ये वाला, जैसे वरन, कोमा, मूल्यवान, कोमा, पाठ्य, कोमा, मिट्टी, कोमा, द्वारा। ठीक है। बात करें नंबर 4 अर्धचंद बिंदु। अर्धचंद बिंदु का चिन्ह होता है ये वाला, आंख, इसे काटो, चांद, मुंह, दांत। क्लियर? तो कितने प्रकार के चिन्ह होते हैं? 4। आप लिख लेना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 5। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। देखिए कै वर्ग ये रहे 5। च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग। तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों, ये किससे बोले जाते हैं? कंठ से। ये बोले जाते हैं तालव्य से। ये बोले जाते हैं मूर्धन्य से। ये बोले जाते हैं दंत से, और ये बोले जाते हैं ओष्ठ से। ठीक। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है आपके लिए, KTM बाइक। KTM बाइक 2। देखो, K से कंठ, T से तालव्य, M से मूर्धन्य, D से दंत्य, O से ओष्ठ्य। तो बिल्कुल एकदम मैंने सही सिटिंग एकदम बैठा दिया है। आप जानते हैं KTM बाइक, KTM बाइक तो आपने देखी होगी, ठीक है ना। तो KTM 2, तो K से कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। अब आप याद कर लेना, कंठ से ये बोले जाते हैं, तालव्य से ये बोले जाते हैं। ठीक। और आप इसको अगर ये याद न रहे तो आप शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं कचट तप। क्या? कचट तप। कचट तप में KTM। ठीक, कर लेना याद सभी। इसमें से 99% क्वेश्चन आएगा एक कि कंठ से कौन सा बोला जाता है, बताइए। ठीक है। पंचम वर्ण, पंचमाक्षर, नासिका या नासिक्य वर्ण, अनुनासिक वर्ण, ये सब कहां से बोले जाते हैं? मुख प्लस नाक से। जैसे कि बात करें डे की, तो मंगल, गंगा, लिंग, गड्ढा। यानी जो जितने भी अनुनासिक वर्ण होते हैं
पंचमा अक्षर या पंचम वर्ण, नासिका है, नासिक के अनुनासिक वर्ण, ये मुंह और नाक ध्वनि ऐसा लगती है जैसे नाक से बोली गई हो, तो इसलिए इन्हें नासिक के या अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। देखिए डे, जो डे मोड़ी जाती है ये पतंजलि, संजात, ठीक है, ये वाला डे पंडित, खंड पंडित, ने संजय, संशय, संदेह, ठीक, तो इनका ये प्रयोग किया जाता है। संसार, संविधान, ठीक है। इसके बाद आप देखिए परिमाण, परि प्लस मान, लेकिन मान का कोई अर्थ न होने पर परि प्लस मान, परिणाम, परि प्लस नाम, रामायण, राम प्लस आयन, श्रवण, श्रव प्लस अन, श्रावण, श्रा प्लस अन। तो इस पर संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4। याद रखना आपको, इस पर स्पर्श भी है और संघर्षी व्यंजन भी है। संघर्षी व्यंजन का मतलब जिन्हें बोलने में ज्यादा जोर लगाना पड़े। कठोर या कर्कश व्यंजन, ये कठोर या कर्कश व्यंजन। उक्षिप्त, उक्षिप्त या ताड़न जात, ताड़न जात वर्ण 2, एक ये है और एक ये। क्लियर? आगे देखिए, इनका प्रयोग हमेशा शब्द के बीच में या अंतिम वर्ण के रूप में होता है। ड और ड वर्ण का प्रयोग कभी इस शब्द के आरंभ में नहीं होता। ये जो ताड़न जात या उक्षिप्त व्यंजन होते हैं, प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, उक्षिप्त व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या होती है 2, एक तो ये और एक ये, लेकिन इनका कभी भी कहीं भी शब्द के शुरुआत में इनका प्रयोग नहीं किया जाता, शब्द के आरंभ में कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाता, मध्य में या अंत में किया जा सकता है। जैसे देखिए, मध्य में सड़क, डंडा, लड़का, मेंढक, और लास्ट में देखिए पढ़, देखिए बीच में पढ़ना, ये चढ़ है, ये पढ़ना है। क्लियर है? लेकिन अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं कोई भी हम शब्द लिखें, डेयरी, डेयरी, आप ये बताइए ये सही लिख रहा है या ये सही लिख रहा? तो ये एक उक्षिप्त व्यंजन होगा, शुरू में नहीं लगती ये वाली, ये तो गलत है। डेयरी ये वाली बात सही है। क्लियर है? चलिए देखिए, यहां तक तो मैं आपको अब से पहले भी पढ़ा चुका था। आज की जो क्लास है वो यहां से बिल्कुल स्टार्ट है, समझ लेना। वो तो एक रिवीजन के तौर पर लिया था, अब यहां से फिर नोट्स बनाना स्टार्ट करना, ठीक है? देखिए, वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण अपने वर्ण के प्रथम वर्ण में बदल जाता है। या तो तीसरा तो पहले में बदलेगा, पांचवा तो पहले में, बदलना पहले में ही है, ठीक। जगदीश क्या शब्द है? जगदीश। तो जगदीश को देखना, अगर हम इसे संधि विच्छेद करें, जगत प्लस ईश, लेकिन इसका अर्थ ना होने के कारण इस तीसरे अक्षर को किस में चेंज करना है? पहले अक्षर में। तो इसको क्या लिख देंगे? जगत प्लस ईश। तो आंसर क्या होगा? जगत प्लस ईश। क्लियर? इससे आगे देखिए, तीसरे को या पांचवें को बदलना पहले में ही है। जगन्नाथ, तो आप देखिए जगन प्लस नाथ, जगन प्लस नाथ, इस पांचवें को पहले में बदल दो
तो क्या बदलेंगे, जगत प्लस नाथ, क्योंकि जगन का कोई अर्थ नहीं होता। षडानन, तो षड प्लस आनंद, इसका कोई अर्थ ना होने के कारण इसको बदल दिया, षड प्लस आनंद। अर्थ बनाना जरूरी है इसलिए हम बदल देते हैं। देखिए वागीश, वागीश जो लिखा जाता है, हमने वागीश ये लिख रहा वागीश, लेकिन अगर हम बात करें इसे संधि विच्छेद में तोड़ें तो वाग प्लस ईस, लेकिन इसका कोई अर्थ ना होने के कारण किस में बदल जाएगा, तीसरा अक्षर पहले अक्षर में बदल जाएगा, वाग प्लस ईस। तो ये वाली बात सही हो जाएगी। तो देखिए ये वाली बात सही होगी, ये हो गई वाग प्लस ईस। क्लियर। इसके बाद मेहनत करिए, मेहनत, वरना आपको पता ही है, इतने समझदार तो आप हैं कि आपको इतना मोटिवेट तो तुम खुद भी हो। अब मैं आपको मोटिवेट क्या करूं, आप खुद जानते ही हैं कि जो स्टूडेंट या जो भाई या जो बहन अगर अपने माँ बाप के चेहरे को देखकर ना पढ़ा तो उसे कितना ही भी मोटिवेट कर लो, कितना भी मोटिवेशनल उसे सुना दो, कुछ भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे ज्यादा मोटिवेशनल तो यही है कि जब आपका पढ़ने में मन ना लगे तो आप अपने माता और पिताजी की मेहनत को याद कर लीजिए, आप अपने माता और पिताजी के चेहरों को देख लीजिए, मेहनत में आप पढ़ने में अपने आप ही मन लगने लगेगा। ठीक है, अपने माता और पिताजी का एक बार चेहरा तो देख लीजिए, अगर पढ़ने में मन ना लगे तो उनका एक बार चेहरा देख लो, अपने आप ही पढ़ने में मन लगने लग जाएगा। देखिए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। ये चे नहीं है, ये रे ले वे। क्लियर। ऊष्म या उष्माण व्यंजन, से है। क्लियर। चले संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों, 4। नंबर 1 कक्षा वाला ये 6, त्रय, गे और शे। तो ऊष्म व्यंजन की संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। ये बनता है किससे मिलकर, आधे कै प्लस शे से, तय प्लस रे से, जय प्लस ऋण से, से प्लस रे से। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों, 4। बात आगे समझ में। लेकिन अगर हम इस बात की भी करें, काउंटिंग में तो ये संयुक्त व्यंजन में ही आता है, लेकिन आपको किताबों में नहीं लिखा मिलेगा, आपको किताबों में नहीं लिखा मिलेगा, क्योंकि संयुक्त व्यंजन की संख्या ही 4 बताई गई है, ये 4 बताई जाती है। लेकिन ये जो घ जो है किससे मिलकर बना है, दे प्लस ध से, दे प्लस ये से, ये मिलकर बना दे प्लस ये से, इससे मिलकर बना है ये घ। तो संयुक्त व्यंजन तो होते 5 हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आपको पहले 5 देना है, अगर आंसर 4 देना है, अगर आप ऑप्शन में 4 ना आए तो जब आंसर 5 देना है। क्लियर है। और अगर 4 ना आए 5 आ जाए तो फिर आपको 5 देना है। क्लियर। अंतस्थ व्यंजन, फिर देखिए, फिर वही नोट डाउन कर दिया, ये रे ले वे। ऊष्म व्यंजन, तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों,
आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, आपको दिख भी रहा होगा मैं कितना कंटेंट आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आपने औरों की भी क्लास ली होगी, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि आपने आज तक किसी से नहीं पढ़ा होगा, आपने अदरवाइज किसी और से भी पढ़ा होगा, लेकिन जितना डीपली मैं आपको करा रहा हूं इतना डीपली आपको कोई भी यूट्यूब पर नहीं देखा। ठीक है, और अभी तो हमारी 3 ही क्लास हुई हैं, अभी तो कई क्लास आनी बाकी हैं। देख लेना आप कितना डीपली लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो मेरे भाई और बहनों, वीडियो को सभी लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है, एक बात और सुन लीजिए, देखिए आप दिल्ली पुलिस के तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप सभी को पता है। दिल्ली पुलिस के तो फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक, 1 सितंबर से चल रहे हैं बराबर। ठीक, अगर जिस स्टूडेंट को और एसएससी जीडी इसकी भी फॉर्म यानी कैलेंडर जारी हो चुका है, इसके फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है 24 नवंबर से, और लास्ट डेट है इसकी 28 दिसंबर, और इसकी 30 सितंबर लास्ट डेट है। ठीक है, तो जो भी भाई या बहन, हम आपको सभी सब्जेक्ट यूट्यूब पर तो करा ही रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट तो चल रहे हैं, कुछ अभी चलने बाकी हैं, लेकिन किसी स्टूडेंट को अगर हमारी कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, हमारा जो कोचिंग सेंटर है वो सिकंदराबाद में हनुमान चौक के पास घास मंडी जैन धर्म कांटा की मार्केट या जैन धर्म कांटे के बराबर में। क्लियर है? आप हमारी क्लास में आइए, और ऐसा नहीं कि आपको आते ही पहले चार्ज देना, ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए, 3 से 4 दिन आप फ्री क्लास करिए, अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, और आपको ये गारंटेड है कि आपको यहां से अच्छा बेहतर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। जितना हम कराएं उतना आप कवर कर लेना, 100% सिलेक्शन होगा। क्लियर? अगर आपको इंक्वायरी नंबर चाहिए तो आप कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आइए और डेमो क्लास लीजिए। 3 से 4 दिन आपको डेमो क्लास दी जाएगी। जब आपको लगे कि अच्छा पढ़ाया जा रहा, समझ में आ रहा, और इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, इतना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आप कभी भी नंबर पे
कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।